फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज एनपीओ की सीरीज में हम पहला सम करने जा रहे हैं, जहां पर हम एक्चुअली प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करेंगे। ये सम को सॉल्व करने से पहले मैं दो वर्किंग नोट का यूज करता हूँ, जो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे टीचर्स ये वर्किंग्स आपकी सम में ही कर डालते हैं, बट मैं बेसिकली दो वर्किंग नोट बनाता हूँ और ये दो वर्किंग यहाँ पे करने के बाद फिर सम में उसका आंसर लेके जाता हूँ। तो सम स्टार्ट करने से पहले मैं ये दो वर्किंग नोट शेयर कर लेता हूँ। ये सब दो वर्किंग नोट है सब्सक्रिप्शन की और असेट्स के लिए। तो बेसिकली ये वर्किंग नोट क्या है मैं समझा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस अपने मेंबर से आती है एक एनपीओ को, वो उसकी इनकम होती है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये सब जो आपकी वर्किंग नोट है उसमें अमाउंट एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर जो आपको जैसे फाइनल अकाउंट में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता था क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा। उसमें जो सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा बाहर आउटर वाला कॉलम का अमाउंट वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको उसी क्वेश्चन में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताता है करंट ईयर, तो आप यहाँ पर लिखोगे और ए फोर यहाँ पर असेट्स है। इट मींस दैट जहां पर जो भी अमाउंट आएगा वो असेट्स में जाएगा। फिर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपकी क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और एडजस्टमेंट में आपको कोई सब्सक्रिप्शन बताता है आपका प्रीवियस ईयर का है, मींस करंट ईयर की वो होता है जो आप अकाउंटिंग ईयर कर रहे हो, उसके पीछे वाला था प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका अमाउंट आप यहाँ पे रखोगे और उसको लेस करोगे, फिर एक टोटल अमाउंट आएगा। उसके बाद एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर और वो लेस होगा। मींस आपका जो करंट ईयर है उसके आगे वाला जो भी ईयर होगा, जैसे हमारा 18-19 मान लो करंट ईयर है, तो 19-20 20-21 वो सब क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। ओके, देन एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था, प्रीवियस ईयर मींस कौन सा, आपका अगर करंट ईयर 18-19 है तो उसके पीछे के साथ प्रीवियस ईयर होंगे, तो वो यहाँ पर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एड। तो बनता कैसे है, एड लेस लेस एड, और फाइनली सबका टोटल आएगा आपको इनकम। और ये जो इनकम है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इनकम साइड। तो ये फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा। अब जो दूसरी वर्किंग है मेरी, वो हम लोग असेट्स के कैलकुलेशन के लिए करते हैं। आपको सम में असेट्स में तीन बैलेंस में से अगर कोई दो बैलेंस भी दिया हो, तीन में से कितने, अगर कोई दो बैलेंस भी दिया हो, तो आपको वो असेट्स को यहाँ पर इस वर्किंग में करने का। अगर तीन में से कोई एक ही बैलेंस दिया है तो आप डायरेक्टली वो असेट्स को असेट्स में लेके जाके वहां पे ही कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर मान लो कि तीन दिए हैं या तीन में से दो बैलेंस दिए हैं, तो पर्टिकुलर असेट्स को आप इस वर्किंग में लेके आ जाइए, आसानी से आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है और लैंड एंड बिल्डिंग का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी बैलेंस दिया है और लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो आप वो तीनों बैलेंस को यहाँ पर रखोगे। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के सामने, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो भी अमाउंट यहाँ पे रखोगे वो बॉक्स में, और यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो भी आप यहाँ पे रखोगे। और उसके बाद जो कैलकुलेशन मिलेगा आपको लास्ट में, जो भी आंसर आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। और वो डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे दिखाओगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सपेंस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस, और यहाँ पे ए का मतलब असेट्स। तो ये वर्किंग कैसे बनती है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, एड अमाउंट इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल मिलेगा, लेस क्लोजिंग बैलेंस, और उसके सामने ए है, ए फॉर असेट्स में जाएगा। और लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन आपका क्या है, एक्सपेंस है। ओके, और उसको हम लोग एक्सपेंस में लिखेंगे। तो जितने भी एसेट्स होंगे उन सबको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जितने भी मीन्स तीन में से जिसके दो बैलेंस अवेलेबल है और एक बैलेंस अवेलेबल है, तो हमको उसको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में लेके जा सकते हैं। ओके, तो लेट मी स्टार्ट सम। सबसे पहला आपका सम है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो आपको जो नीचे बॉक्स दिया है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ऑफ अ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला पर भानु। इट मींस ये एक व्यायामशाला है, इट मींस जिम है, तो ये एक एनपीओ है। आगे बढ़ते हैं। An adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet on 31st March 2019। देखो आपको एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31st मार्च 2019 का, वेरी इंपॉर्टेंट।
मीन्स 31 मार्च 2019, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 18। तो ये जो 18-19 है वो आपका करंट ईयर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, ये आपका करंट ईयर है 18-19। ओके, जिस साल का आपको बैलेंस शीट बनाने बोला हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला हो, वो आपका करंट ईयर है। अब इसके पीछे जो भी रहेंगे वो सब प्रीवियस ईयर, और इसके आगे वाले जो भी रहेंगे वो सब नेक्स्ट और एडवांस ईयर बोल सकते हैं। ओके, जैसे इसके आगे वाला जो भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 1920, 2021, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर या एडवांस ईयर। ओके, और इसके पीछे जो भी रहेगा वो सारा प्रीवियस, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1718, फिर 1617। ओके, इसके पीछे जो भी जाएंगे वो सब कौन से ईयर होंगे? प्रीवियस ईयर में। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला देखो, आपको रिसीट साइड में है। रिसीट साइड में सबसे पहला आपको ओपनिंग कैश दिया है। ये जो ओपनिंग कैश है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, इट मीन वो ओपनिंग कैश है, वो आपको सम में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। रीजन ये है कि बिकॉज हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमारा ईयर एंड 18-19 का है, तो हमको 19 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का, वो लिखना रहता है, ना ही कि ओपनिंग। तो यहाँ पर हम उसको कट कर देंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे, वो अमाउंट को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम इस अमाउंट को यूज कब करते हैं? जब हमको सब में कैपिटल बैलेंस नहीं दिया होता है, और जब वो कैपिटल बैलेंस ढूंढना पड़ता है हमको, तो हम ये ओपनिंग बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। वो भी यहाँ पर नहीं, हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं, हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल अमाउंट ढूंढते हैं, फिर यहाँ पर जाकर वो लिखते हैं कैपिटल अमाउंट। तो ओपनिंग कैश करंट ईयर की बैलेंस शीट में यूज ही नहीं होता है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज होता है। वो भी कब? जब सब में कैपिटल नहीं दिया हो, तो कैपिटल को ढूंढने के लिए। ओके, तो फिलहाल तो इस सब में कैपिटल दिया है, मैं आपको आगे बताता हूँ, इसीलिए इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपको कट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं रिसीट में। अब देखो, आपको सब्सक्रिप्शन आ गया है। अब सब्सक्रिप्शन देखोगे तो बाहर आउटर कॉलम में आपको 18,410 रुपीज है, तो हम लोग उसको वर्किंग में लेके जाएंगे। ओके, और उसके अंदर की तरफ देखोगे तो आपको डिटेल दी हुई है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन आपका 18-19 है। 18-19 कौन सा है? आपका करंट ईयर है। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है 18-19 का, उसको ये क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तो उसको इग्नोर करते हैं। ओके, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 18-19 का क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो बेसिकली डायरेक्टली आंसर में मिलता है हमको। तो जो 18,000 रुपीज है उसको इग्नोर करेंगे। अब देखो, आपको 1920 का भी एक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 410 रुपए का। 18-19 अगर आपका करंट ईयर है, तो 1920 कौन सा होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लिखेंगे जाके, देखो, एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। तो ध्यान रखना, ये आपको नेक्स्ट ईयर का 410 रुपीज। जब हम सम करेंगे तब लिखेंगे, जैसे अभी डिटेल बता रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको डोनेशन है, डोनेशन आपकी इनकम है, क्योंकि ये कोई जनरल स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया होता, डोनेशन फॉर कंप्यूटर दिया होता, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाती, तो वो लायबिलिटी होती है। बट अगर आपको खाली डोनेशन लिखा हो, जनरल डोनेशन लिखा हो, रेवेन्यू डोनेशन लिखा हो, तो वो सारा आपका इनकम होता है। तो हम लोग इसको इनकम में दिखाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको बोलता है रिसीव्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये आपकी इनकम है। इंटरेस्ट आपका इनकम है, क्यों? रिसीप्ट साइड में है ना, आपको पैसा मिल रहा है इसीलिए। ओके, अगर पेमेंट में होता तो मैं एक्सपेंस बोलता कि आपने पे किया है, पर रिसीप्ट साइड में है तो आपकी इनकम है। एंट्रेंस फीस, जब तक ये एडजस्टमेंट कुछ ना बोले तब तक हम इसको हमेशा इनकम मानेंगे। ओके, एडजस्टमेंट कुछ बोलेगा चेंज करने के लिए तो आगे देख लेंगे, तो फिलहाल के लिए तो ये इनकम है। नेक्स्ट, पेमेंट साइड में आ गए। अब पेमेंट साइड में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट, आपने सैलरी का किया है तो एक्सपेंस है, आपने एंटरटेनमेंट का एक्सपेंसेस पे किया है तो वो भी एक्सपेंसेस है, फिर आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो वो भी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका एक्सपेंस है, रेंट पेमेंट साइड है तो आपने पे किया है तो एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, आपने ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका इस साल का होता है, जो भी आपने पे किया या रिसीव किया, तो इन्वेस्टमेंट असेट है। अगर इस इन्वेस्टमेंट की 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दी होगी, ओपनिंग वैल्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाली वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू, 3 में से कोई 2 भी दी होगी, तो हम लोग उसको यहाँ पे लेके आएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बैलेंस शीट।
फिलहाल तो खाली आपको रिसीव्ड इन पेमेंट वाला ये वाला वैल्यू दिया है। देखते हैं अगर कोई दूसरी वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे लेके आएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बैलेंस शीट में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस, पोस्टेज आपका एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट्स सेम असेट है। जैसा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा कि अगर कोई दो बैलेंस मिल जाता है तो हम लोग इसको वर्किंग में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे लिख जाएंगे, बोलो, बैलेंस शीट। बोलने का भाई आगे। अब बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस कैरिड डाउन दिया रहेगा वो आपको हमेशा कैश बैलेंस रहता है, बिकॉज ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश कैश अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा आपको कैरिड डाउन के फॉर्म में, वो हमेशा कैश बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और हम लोग बैलेंस शीट क्लोजिंग ईयर की बना रहे हैं 18-19 की, तो हमको ये क्लोजिंग बैलेंस ही चाहिए रहता है, तो हम लोग इसको असेट्स में जाके लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स आ गई है। अब एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ लेंगे और जहां जहां मार्किंग करना है वहां पे मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद सम बिगन करेंगे। तो सबसे पहला कहता है कि देर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। कहता है कि इस एनपीओ के, इस व्यायामशाला के 500 मेंबर्स है और हर साल वो ₹50 पर पर्सन सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ठीक है, देख लेंगे बाद में जब सब्सक्रिप्शन का वर्किंग करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग है ₹1200 का। मीन्स आपको ये सैलरी को स्टार करना पड़ेगा, आपको पे करना बाकी है। स्टार करना मतलब मार्क करना, ताकि एक लाइन छोड़ सके ना एडजस्टमेंट के लिए, सेम फाइनल अकाउंट की तरह। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। फिर आपको कहता है आपको 1 अप्रैल 2018 का, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल 2018 जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 31 मार्च 2019 को आप बंद कर रहे हो ना, वहां आपको बिल्डिंग और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 50,000 और 15,000। अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस तो मिल गया हमको, जैसा मैं कहता हूँ कि सब में 3 बैलेंस में से 2 होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस मिल गया है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी फर्नीचर नहीं दिया, देख लो कोई भी बिल्डिंग नहीं दिया है। आगे जाके सब में अगर क्लोजिंग बैलेंस देता है तो हम लोग इसको वर्किंग में करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बैलेंस शीट में कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो 5% एंड 10% बिल्डिंग पर और फर्नीचर पर। मीन्स आपको डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं दिया, ये डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मतलब बिल्डिंग का सिर्फ और फर्नीचर का एक ही वैल्यू दिया है, मैंने बोला था मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए। तो अब ये बिल्डिंग और फर्नीचर कहाँ पे जाके लिखेंगे, डायरेक्टली असेट्स में जाके लिख देंगे। ओके, और एक लाइन छोड़ देंगे, बिकॉज बिल्डिंग पे भी आपको डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट्स है, और फर्नीचर पे भी आपको एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन वाली, तो एक एक लाइन छोड़ देंगे दोनों के अंदर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका जो एंट्रेंस फीस है उसका 50% कैपिटलाइज कर दो। इट मीन्स दैट आपका जो भी एंट्रेंस फीस मिला है आपको, मैं बता रहा था इनकम है, बट अभी पूरा इनकम नहीं है, उसका 50% इनकम है, बाकी 50% जो बोलता है कैपिटल बना दो, मीन्स कैपिटल में जाके ऐड कर दो भाई। ठीक है, कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो आप एंट्रेंस फीस को स्टार कर लो। नेक्स्ट, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अप्रूव्ड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला है 5%। तो ठीक है ना, हम लोग इन्वेस्टमेंट पे स्टार कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी कोई दूसरा बैलेंस मिला नहीं, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलने वाला है आपको, बोलो रे, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, आपको देखो सब में कैपिटल फंड दिया है 70,000 का 1 अप्रैल 2018 का। अगर ये नहीं दिया होता तो इसको ढूंढने के लिए वो ओपनिंग कैश इस्तेमाल होता, और जितने भी ओपनिंग असेट्स है वो सब इस्तेमाल होते, जितने भी ओपनिंग लाइबिलिटी है वो सब इस्तेमाल होती, बट ऐसा है ही नहीं, सब में कैपिटल दे दिया है। अब हमने सारा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, जहां पे मार्किंग करना था मार्किंग कर लिया। अभी सम को स्टार्ट करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैश है आपको 5,000 का, क्या करना था बोलो, अरे बोलो, इग्नोर करना था और क्या, बिकॉज हमको ओपनिंग बैलेंस लेना ही नहीं है ना, यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है, सॉरी दिस इज एडजस्टमेंट्स में। अब आगे सब्सक्रिप्शन पर, तो सब्सक्रिप्शन पे देखो दो अमाउंट है आपको। 18,000 आपका करंट ईयर का है, फिर 1920 आपका नेक्स्ट ईयर है, जिसका 410 है, और उसको पूरा मिला के आपको 18,410 रुपीज होता है। तो कैसे करेंगे, जो आउटर कॉलम का अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो, अमाउंट एज पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे जाके जो आउटर कॉलम का अमाउंट था वो लिख दिए 18,410 रुपीज। अब इनर कॉलम में जरा आते हैं और चेक करते हैं कि अंदर क्या क्या दिया हुआ है।
कहता है कि आपको 18,000 आपका 18-19 का 18-19 कौन सा है आपका करंट ईयर का है, इस साल का इस साल मिल गया आपको, तो उसको इग्नोर करना है, जो इस साल का था इस साल मिल गया। ओके, बिकॉज वो सब में डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अब उसके आगे देखोगे तो आपको 1920 का है 410 रुपीज। 1920 कौन सा ईयर है आपका, नेक्स्ट ईयर है, यस और नो। तो जो आपको 1920 का है वो आपका नेक्स्ट ईयर का है, तो ये नेक्स्ट ईयर का 410 रुपीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 18-19 एडवांस तो है, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया बिकॉज आप 18-19 में हो, और 19-20 का आपने रिसीव कर लिया, तो एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर 19-20 यहाँ पे आ जाएगा 410, और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में दिखा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने खाली अभी इनपुट किया डेटा, बाद में फाइनल आंसर निकालेंगे जैसे जैसे एडजस्टमेंट कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोनेशन आपको 6,000 और उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, इट मींस आपकी इनकम है, तो बाय डोनेशन इनकम में जाके आउटर कॉलम 6,000। नेक्स्ट, आपको रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400 का, वो भी आपकी इनकम है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एंटरटेनमेंट ही लिखता हूँ खाली। इनकम है तो आउटर कॉलम। ओके, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 400 रुपीज का है, और आपको इन्वेस्टमेंट पे और भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसको स्टार करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट को इधर कॉलम में लिखना पड़ेगा, यस और नो। और ये आपकी इनकम है बिकॉज रिसीप्ट साइड में दी है। बाय इंटरेस्ट 400 रुपीज है, बट इधर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज और भी इंटरेस्ट आने वाला है ना इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस है 6,200 रुपीज, बट ये एंट्रेंस फीस पूरी इनकम नहीं है, इसको कैपिटलाइज करने बोला है, तो हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। बाय एंट्रेंस फीस 6,200, जब इसका एडजस्टमेंट आएगा तब एडजस्टमेंट देख लेंगे। अब आगे पेमेंट के साइड में, पेमेंट में बहुत सारे पेमेंट आपने किए। सबसे पहला सैलरी है 6,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम एक्सपेंस में पे करेंगे, थोड़ा सा हाथ पास रखते हैं 6,000। नेक्स्ट, आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 2,480 रुपीज का, तो ये एंटरटेनमेंट 2,480 रुपीज का एक्सपेंसेस पे कर दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300 के एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पे लिखेंगे। ₹1,300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200, तो टू इलेक्ट्रिसिटी 1,200। आई होप आपको दिख रहा हो। रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम 700 रुपीज का। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट का कोई दो वैल्यू नहीं दिया था, खाली एक ही वैल्यू दिया है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हुआ, तो डायरेक्टली वहां पे लेके जाएंगे, और वो भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है ना आगे इंटरेस्ट का, लास्ट वाला एडजस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और उसका वैल्यू कितना था इन्वेस्टमेंट का, 15,000 रुपीज। बट आपको पता है कि इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। उसके बाद आप देखोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपीज का, तो आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर आएगा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम 800 रुपीज, जगह की तरह स्टेशनरी छोटा लिखिए। नेक्स्ट, पोस्टेज 3,200 रुपीज का, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट, ये भी आपका असेट है, बट एक ही अमाउंट था, कोई दो अमाउंट नहीं है, तीन में से कोई दो होता है, या तो फिर आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट वाला, ओपनिंग वाला, या तो फिर क्लोजिंग वाला। ये खाली रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट वाला है, तो डायरेक्टली हम लोग असेट में लेके जाके आउटर कॉलम में लिख देंगे।
अमाउंट है आपका 3900, तो देखो यहाँ पे एफडी 3900 का डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद आपको देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के दोनों असेट से 830 और 6000 का। तो कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000, टोटल आपका 6830। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट की बारी है। अब एडजस्टमेंट कहता है, सबसे पहला एडजस्टमेंट कहता है कि आपके पास 500 मेंबर्स थे जो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपया देने वाले थे हर साल। हर साल आपके 500 मेंबर्स हैं और 50 रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, आपकी इनकम है ना वो। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपके पास 500 मेंबर्स हैं, ये सब्सक्रिप्शन का ही वर्किंग है, बट पहले वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप और 50 रुपए आपको हर साल पे करना है। तो आपके पास ये हो गया 25,000 रुपया आपका हर साल आना चाहिए। आपका हर साल रिसीवेबल कितना है? हर साल 25,000 रुपए हर साल आने चाहिए आपको, बिकॉज 500 मेंबर है और 50 रुपए पे कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपको आया कितना है? आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट साइड में 18,410। नहीं नहीं नहीं, वो 410 तो जो पैसा आया है वो आपको तो नेक्स्ट ईयर का आया, उसको हटा दो। तो करंट ईयर का जो 18-19 का आया था वो कितना था? वो तो 18,000 रुपीज ही था ना। आप सर बोले आप अमाउंट को इग्नोर करो। अरे बाबा यहाँ पे इस वर्किंग नोट में इग्नोर करना है, बट वहां पे तो देखना पड़ेगा कि आपको 25,000 आ रहा था और 18-19 में 18,000 आया। देखो इनर कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पे वो अमाउंट नहीं लेना है, बट वहां पे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये था जो 500 मेंबर से आपको 50 रुपीज के हिसाब से 25,000 का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, बट आपने 18-19 में रिसीव कितना किया है? तो मैं कहूंगा 18,000 आपने एक्चुअली रिसीव किया है। तो आपने 18,000 रिसीव किया है, आपको आना चाहिए था 25,000, तो अभी भी 7,000 आना बाकी है। और इस बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग कौन सा है आपका? करंट ईयर का 18-19 का, बिकॉज ये आपको 18-19 में आपका 500 मेंबर 50 रुपए के हिसाब से 25,000 आपको आना चाहिए था रिसीवेबल। बट बेसिकली आपको 18-19 में क्वेश्चन के अनुसार आपको 18,410 आया, बट वो नहीं, करंट ईयर का कितना आया। तो आप अंदर अंदर देखो तो आपको समझ में आएगा कि 18,000 आपका करंट ईयर का आया। तो अगर वो माइनस कर दूं मैं, तो आपको 7,000 अभी भी आया नहीं है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है। और यहाँ पर देखो आपको एक कॉलम दिखेगा, एक लाइन दिखेगी यहाँ पे आपको, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 7,000। तो वो 7,000 आपको अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब देखो जो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर था वो तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं सम में कोई सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट थी? नहीं, ये एक लास्ट एडजस्टमेंट थी। तो आप जरा देखिए कि आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर सम में दिया था? नहीं, कोई प्रीवियस ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। 17, 18, 16, 17 ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। तो अब इसको टोटल कर ले, तो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो 25,410 रुपीज आ जाएगा। अब आपको कोई प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया था? नहीं, खाली आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस दिया था, प्रीवियस ईयर का कोई भी एडवांस नहीं दिया था। तो मैं यहाँ पे डैश कर दूंगा। अब फाइनल टैली करता हूँ तो 410 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 25,000। ये आपकी इनकम है, तो हम लोग इनकम में जाके लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला,
कितना अमाउंट मिला आउटर कॉलम में, सीधा फाइनल आंसर 25,000, डायरेक्टली आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपने इनकम में डाला ना, अब यहाँ पे चेक करो आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर कहाँ पे था, असेट्स में था, तो जाके असेट्स में लिख दो ओएस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था भाई करंट ईयर का, ए के सामने 7,000, तो यहाँ पे 7,000 लिख दिया। देखो ये वाला जो ए वाला था वो वहां पर गया 7,000 असेट्स में, इसी को चेक करना है, अपने आप सब आंसर मिल जाएगा। अब देखो एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या लिखा हुआ है, एल फॉर लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी में जाके लिख दो, तो ये एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो मैं कहूंगा ये सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर का, बस आप लिख देता हूँ, नेक्स्ट ईयर का लिख दो, एडवांस लिख दो, जैसा लिखना है, चलो एडवांस लिखना है तो एडवांस। और अमाउंट था इसका कितना 410, 410 दिखा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मत दिखाना, वो वर्किंग में ब्रैकेट है, वहां पे ब्रैकेट नहीं है। ओके आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो देखो उसके बाद हमारी सब्सक्रिप्शन की खत्म हो गई है वर्किंग, ये वाला आंसर असेट्स में पहुंच गया, ये वाला आंसर था तो लायबिलिटी में पहुंच गया, और ये वाला आंसर इनकम में पहुंच गया। ओके समाप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरी एडजस्टमेंट पर। कहता है कि आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 1,200 रुपीज की, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ऐड कर देंगे नॉर्मली। तो देखो यहाँ पे ओ सैलरी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, प्रॉब्लम कर दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक उसका आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट दे दूंगा, कभी ऐसा हो जाए तो आप उसको सेपरेटली दिखा सकते हो। ओके मुझे एक लाइन छोड़ना चाहिए था बट मैं भूल गया, तो डायरेक्टली बाहर लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिकॉज दोनों का टोटल बाहर सेम अमाउंट ही आएगा ना, तो वो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट मैं यहाँ पर एक दे दूंगा, तो दोनों का टोटल बाहर ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज ये ऑलरेडी बाहर है। तो कितनी आउटस्टैंडिंग थी 1,200, तो यहाँ पे जाके लिख दूंगा कि बाबा मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 रुपीज। कभी ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर लो, जरूरी नहीं है पूरा क्या आप टोटल लिखो, बिकॉज 6,000 का इफेक्ट वहां पर आ गया, 1,200 तो बाहर आ गया 7,200, जो आना ही था अंदर दोनों भी लिखू, फिर बाहर लिखी तो 7,200 ही जाएगा ना। ओके अब एडजस्टमेंट तो कितनी इफेक्ट दो, यहाँ पे कोई दो इफेक्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्किंग में ये अपने आप सब कुछ सेट करके दे देगा। वर्किंग के अलावा जो भी एडजस्टमेंट होती है उसका दो इफेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अब ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी था, तो सैलरी आप कहाँ पे लिखेंगे, एक तो ऐड कर दिया सैलरी बट मैंने आउटर कॉलम में डाल दिया बिकॉज मैंने उसके लिए जगह नहीं छोड़ा था। अब दूसरा क्या होगा, आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपका एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो आप लायबिलिटी दिखाओगे ना, बिकॉज एनपीओ को ये सैलरी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। 1,200 का आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको कहता है कि आपका 1 अप्रैल 2018 को आपका बिल्डिंग 50,000 का था, फर्नीचर 15,000, सिर्फ एक ही बैलेंस दिया हुआ है, ना रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि जब एक बैलेंस दिया हो तो आप डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाओ, असेट्स में, बट ये इनर कॉलम में जाएगा। और दो बैलेंस दिया होता तो हम लोग इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, वर्किंग में, चाहे वो दो बैलेंस ओपनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट और क्लोजिंग तीनों में से कोई भी दिया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग असेट्स में लेके जाएंगे 50,000 का बिल्डिंग, और इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ दूंगा बिकॉज आगे की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर 15,000, वो 50 था और ये 15 है। ओके और इनर कॉलम में लिख दिया बिकॉज एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब उसी के नीचे कहता है कि आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10%। बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो 5%, डेप्रिसिएशन से आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो आपको 5% कम करना पड़ेगा। 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, तो 10% का हाफ कर देंगे तो कितना होगा 2,500, तो यहाँ पे 2,500 तो बाहर आ जाएगा आपको 47,500, करेक्ट। क्योंकि 10% क्या होता है, आपका जो भी वैल्यू है उसका एक जीरो कम कर दो, तो 50,000 का एक जीरो कम कर दो तो 5,000 आपका 10% मिल गया, तो इसका हाफ चाहिए ना, तो 5,000 का हाफ करेंगे तो 2,500। अब कहते हैं फर्नीचर पे 10%,
तो डेप्रीसिएशन वापस, तो यहाँ पे एक जीरो कम कर देंगे तो 1500, बाहर आ जाएगा आपका 13,500। अभी जो दोनों डेप्रीसिएशन है उसके दोनों इफेक्ट बाकी है, दूसरी इफेक्ट बाकी है, बिकॉज तो एक इफेक्ट दिया जो असेट्स में से कम हुआ, दूसरी इफेक्ट ये एनपीओ का एक्सपेंसेस है, डेप्रीसिएशन मींस आपके असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में। ओके, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में आता था डेबिट में, यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर पे जाएगा ना एक्सपेंस है। तो टू डेप्रीसिएशन आप दोनों को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो और इनर कॉलम में लिख के टोटल भी कर सकते हो। मैं इस बार इनर कॉलम में लिखता हूँ। पहले आया बिल्डिंग का, फिर आया फर्नीचर। बिल्डिंग का कितना आया भाई 2500, और फर्नीचर का आया 1500। टोटल करूंगा तो आ जाएगा 4000। ओके, अब आ गए हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट पे 5% इंटरेस्ट निकालना है 6 मंथ के लिए। अप्रूव्ड है ना, अप्रूव्ड मीन आउटस्टैंडिंग। तो अब जरा वर्किंग के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं ये बिकॉज ये तो हाई नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट नंबर 4, मेरे को तो यूज ही नहीं हुआ ना, बट दिखाना तो पड़ेगा ना मुझे आपको समझाने के लिए, इसीलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। ओके, वो 6 मंथ है ये। तो आपका इन्वेस्टमेंट पे ना, इन्वेस्टमेंट कितना था 15,000, कितना परसेंट, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, देखो 6 मंथ के लिए ना, तो ये 2 हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 25, तो यहाँ पर आ गए 5 आ गए 7, बट 7 डिवाइडेड बाय 2 ना, तो यहाँ पे आ गया 2 3 जा 6, 1 आ गए, तो 2 7 जा, ओके 14, और 2 5 जा, तो आपको आंसर कितना आ रहा है 375। तो जो 375 है वो आपका इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है, आने वाला था। आपने इन्वेस्टमेंट 15,000 की थी, और 6 मंथ हो गया ये इन्वेस्टमेंट को, और आपको उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐड होगा ना इनकम में बाबा आपकी। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ओके, आपको जो मिल रहा है 375, तो बाहर आ जाएगा आपका 15,375 का टोटल, और ये आपकी इनकम है। तो दो इफेक्ट होगी इसकी, बिकॉज एडजस्टमेंट में था, तो आप इनकम में जाके दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करोगे, यस और नो। तो यहाँ पर आपका इनकम में दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करोगे कि बाबा आएगी फ्यूचर में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए एक लाइन छोड़ा है ना, तो वहां पे जाके ऐड कर देंगे। ओके, नीचे नहीं लिखना है, हमने लाइन छोड़ा था, लाइन नहीं छोड़ा होता तो ऐसा लिखते, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375 का, तो बाहर कितना आ जाएगा आपको 775। ओके, और लास्ट आपको कहता है कि आपको कैपिटल है 70,000 का, तो हम लोग कैपिटल में जाके लिख देंगे। हाँ, एक एडजस्टमेंट में छूट रही है, मुझे देखा मैंने अभी। इनर कॉलम में क्यों, बिकॉज हमको इसके अंदर कुछ एड लेस करना रहेगा, सरप्लस डेफिसिट निकलेगा, तो वो एड लेस करना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट छूट गई हमारी, एंट्रेंस फीस का, एडजस्टमेंट नंबर 5। कहता है आपका जो भी एंट्रेंस फीस है उसका 50% आप क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। ठीक है ना बाबा, एंट्रेंस फीस जो भी है मेरा, उसमें से कहता है 50% आप कैपिटलाइज कर दो, मतलब कैपिटल बना दो। ठीक है ना, इसका 50% कितना होगा 3,100 होगा, 6,200 का हाफ ना, वो कहता है 50% कैपिटल बना दो। तो ठीक है ना, 50% माइनस करना पड़ेगा, तो 3,100 रुपीज आपका क्या बन गया एंट्रेंस फीस, और बाकी जो आपका 3,100 था वो आपका कैपिटलाइज कर दो। तो ठीक है बाबा, हमने ऐड कर दिया कैपिटल में तुम्हारे बोलने पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 73,100 का कैपिटल। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आप कैपिटल में जाके ऐड कर दो, उसको कैपिटल बना दो। ओके,
पूरा अमाउंट वो आपको रेवेन्यू के लिए नहीं मिला था, इन शॉर्ट ऐसा। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं छूटी है, हमने सारी पोस्टिंग भी कर ली। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट में टैली। टैली सिमिलरली जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे यहाँ पर भी होगा। बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, पहले मैं पेंसिल से बड़ा बैलेंस निकाल लूंगा, है ना। चलो पहले डेबिट का निकाल लेता हूँ। 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 देन 4 7 9 9 और ये 16 16 और 8 24 26 28 आपस 8 आ गया, तो कैरी हो गए, तो यहाँ पर आ गया 8 10 11 12 12 और 3 15 16 16 और 4 20, तो 20,880 आ रहा है यहाँ पर आपका डेबिट साइड। ये पेंसिल से पहले लिख लेने का, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 7 ये हो गया 11 12, तो 2 1 कैरी हुआ तो 7 12 12 और ये 15 15 और 5 20 और 2 कैरी हो गया, तो ये हो गया 4। तो इस एनपीयू का इनकम कितना साइड है 40,275 और इसके एक्सपेंसेस कितने हुए 20,880। तो इनकम ज्यादा है तो दोनों तरफ जाएगी। बाबू 2 मिनट के लिए गाड़ी लगा अंदर ही आपको। अब हम लोग इसको माइनस कर दें, अब ये पेन से लिख लेने का जो बड़ा बैलेंस है 5 17 में से 8 गए तो 9 2 में से यहाँ पे 1 बचे तो 11 हो गए, 11 में से 8 गए तो 3 है ना, यहाँ पे 1 बचा था तो 11 हो गए, 11 में से 8 गए तो 3। अब यहाँ पे आ गया 9 तो 0 है तो वापस नीचे 9 आ जाएगा और यहाँ पे हुआ 3 तो 3 में से 2 गए तो 1। 19,395 का हमारा एनपीओ में इनकम हो रहे हैं, ओके एग्जैक्टली, क्योंकि आपका इनकम साइड ज्यादा है ना, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इनकम नहीं कहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं सरप्लस कहते हैं। तो सरप्लस कैरिड डाउन, बिकॉज ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, तो इसको सरप्लस कहते हैं। सरप्लस प्रॉफिट ही है, बस सरप्लस वर्ड यूज किया है। अब सरप्लस में प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर डेफिसिट होता इस तरफ आता तो लॉस होता तो माइनस कर देते कैपिटल में से, है ना। तो अभी ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस 19,395 तो 5 9 4 12 9 तो 92,495 आपका टोटल कैपिटल बाहर आ रहा है। अब बैलेंस शीट टैली हुई तो सम राइट है सिमिलरली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की तरह, और बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो सब में कुछ गड़बड़ है, ओके देखते हैं। ओके यहाँ पे चेक करते हैं 5 10 तो 1 कैरी हो गया यहाँ पर, तो हो गए ये 5 9 10 11 1 कैरी हुआ तो 1 यहाँ पर आ गया तो 3 और एक 4 94,105 रुपीज। अब चेक करते हैं वहां पर, यहाँ पे आ गए 5 ये हो गए 7 10 10 का 0 आ गया, 1 हो गए कैरी तो हो गए यहाँ पे 4 और ये हो गया 9 तो हो गए 13 13 और ये 8 तो 21 21 और ये 26 26 और ये 31 तो 1 आ गया और 3 हो गए कैरी तो हो गया इधर 8 और ये हो गया 11 11 और ये 17 17 और ये 24 24 और ये 7 हो गए हमारे 31 31 और ये हो गया 3 तो 34 तो 4 आ गए तो आ गए 3 तो हो गए 4 4 और 4 8 और ये 9 94,105 कड़ा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने एनपीयू का सम कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। ये वीडियो शेयर करें आपके दोस्तों से, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज, ओके थैंक यू बाय।